हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज की संडे स्पेशल क्लास में मैं आज बात करने वाला हूं सदिश विश्लेषण की। तो आज हम बात करने वाले हैं सदिश विश्लेषण की। तो इसमें हम बिल्कुल सदिश को जड़ से लेकर पकड़ेंगे और उसकी एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सदिश को समझेंगे, फिर उसके प्रकारों को, और फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, त्रिभुज का नियम, अदिश गुणन, सदिश गुणन, सदिशों का वियोजन, बहुत सी चीज़ें हैं इनकी हम बात करने वाले हैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही जड़ से बात करने वाले हैं। बिल्कुल आपको समझने वाली है। जो कोई भी हमारे चैनल पर नया हो वो अभी के अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसी साथ करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में हम सदिश विश्लेषण का उतना ही अध्ययन करेंगे जितना कि हमारे 11th एंड 12th क्लास में जो हमारी फिजिक्स है उसमें यूज होता है। बाकी की आपको सदिश का विश्लेषण है जो आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसमें आपको पूर्णतः बड़े ही विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन हम अभी इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हमारे 11th एंड 12th क्लास की जो फिजिक्स होती है उसमें जो यूज होता है उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश की। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, भौतिक राशियाँ। अपने 11th क्लास में आप लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में जाना होगा। हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं। भौतिक राशियाँ के दो प्रकार की भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं। भौतिक राशियाँ जरूर पढ़ी होंगी आपने। हमने दो प्रकार की भौतिक राशियाँ पढ़ी हैं। पहली पढ़ी है अपनी अदिश राशि, और दूसरी हमने पढ़ी है सदिश राशि। और एक और हमने राशि पढ़ रखी है जो है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ, जिनकी हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम केवल बात करेंगे अदिश और सदिश। अदिश तो मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट के रूप में बता दिया, लेकिन हमें अदिश का भी कोई काम नहीं है इस वाली वीडियो में। हमें केवल काम है किसका? सदिश राशि का। तो यहाँ पर हम अत्यधिक ज़्यादा ध्यान देंगे हम किस पर? सदिश राशि पर। तो यहाँ पर अदिश राशि की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि है क्या? अदिश राशि को हमने पढ़ा है कि ऐसी राशियां जिन्हें मापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता है। यानी जिन्हें मापने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं परिमाण की आवश्यकता होती है, बल्कि दिशा की नहीं। तो हमारी अदिश राशि में क्या होती है? हमें इसमें ऐसी राशि है जिन्हें मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे ऐसी राशि हमारी कैसी कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अब बात कर लेते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी राशियाँ जिन्हें मापने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों को ही आवश्यकता होती है, ऐसी राशि कैसी कहलाती है? हमारी सदिश राशि कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमाण, शॉर्ट में लिख देंगे परिमाण तथा दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक, तो कैसी राशि कहलाती है? हमारी सदिश राशि कहलाती है। तो अब यहाँ पर हमने सदिश और अदिश को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर सदिश की जरूरत है बट हमारे अदिश की जरूरत नहीं है, लेकिन अदिश को मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अब सदिश राशि के अपन लोगों ने उदाहरण पढ़े होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा बल पढ़ा होगा, विस्थापन पढ़ा होगा, बल विस्थापन, और कई आपने उदाहरण पढ़े होंगे जो सदिश राशि के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि बल ही क्यों सदिश राशि होता है। क्योंकि चलिए अब अपन लोग एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं और अच्छी तरह से समझेंगे कि बल या विस्थापन है उसकी जो सदिश राशि में ही क्यों रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हमें अदिश राशि की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने अदिश राशि को यहाँ पर मिटा दिया। अब बात करनी है हमें सदिश राशि की, और सदिश राशि में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सदिश राशि में जो उदाहरण दे रखे होते हैं, जैसे बल, विस्थापन आदि कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम बल जैसे हमने जो उदाहरण लिया तो इसको हम सदिश राशि ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उदाहरण लेते हैं हम
तो बात करते हैं बल की। ठीक, तो बल को हम सदिश राशि क्यों कहते हैं? तो बल को हम सदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉक्स है, आपके पास कोई बॉक्स है जिसको हम कह दें कि आपको इस बॉक्स को यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपको पहुँचाना है, वो ठीक है, तो इस पॉइंट तक आपको पहुँचाना है और आप कोई भी बल का प्रयोग कर सकते हैं, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, कितने भी न्यूटन का आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स है, आपको यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुँचाना है। तो आप कैसे पहुँचाओगे? आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, बल का प्रयोग करोगे। चलिए मान लेते हैं आपने यहाँ पर 5 न्यूटन का यहाँ पर बल लगाया, 5 न्यूटन का आपने बल लगाया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि बल किस दिशा में लगना चाहिए। आप 5 न्यूटन का बल इस दिशा में भी लगा सकते हैं, आप 5 न्यूटन का बल इस दिशा में भी लगा सकते हैं, आप 5 न्यूटन का बल इस दिशा में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप यदि दिशा पता नहीं होगी तो आप इसमें यदि 5 न्यूटन का बल भी लगाएंगे ना, तो आपका यह मुमकिन नहीं है कि आपका जो बॉक्स है वो हमारे जिस स्थान पर हमें पहुंचाना है उस स्थान पर पहुंच जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इस बॉक्स को 5 न्यूटन का बल लगाकर इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए हमें क्या दिशा पता होनी चाहिए, यानी उस बिंदु की दिशा पता होनी चाहिए, यानी उस बिंदु का जो पथ है वह हमें पता होना चाहिए। यदि हमें यह बिंदु पथ पता नहीं होगा तो हम इस बॉक्स को इस बिंदु तक नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात हमें इस बॉक्स को इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए बल के साथ साथ, यानी उसके परिमाण के साथ साथ हमें उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए, तभी हम किसी बॉक्स को अपने उस सुनिश्चित बिंदु तक पहुंचा पाएंगे। तो यदि हम अब जैसे 5 न्यूटन का बल यदि हम नीचे लगाते हैं तो हमारा कभी भी हमारा ये बॉक्स हमारे इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगा, या ऐसा लगाते हैं तो हमारा कभी भी बॉक्स जो हमारे इस बिंदु तक, इसी प्रकार हम ऊपर की ओर लगाएंगे तो हमारा नहीं पहुंचेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिशा बताएंगे, यानी इस बॉक्स के साथ आपको दिशा बतानी होगी कि हम इस बॉक्स को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा और इस दिशा में लगाना पड़ेगा। तो हमारा यह बॉक्स तभी इस बिंदु तक पहुंचेगा जब हम 5 न्यूटन का बल इस दिशा में, यानी उस बिंदु की दिशा में लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा बल है उसको सदिश राशि में क्यों रखा गया होगा। ठीक, तो इसलिए रखा गया है हमारे बल को सदिश राशि में, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं सदिश राशि को समझने के लिए। चलिए यहाँ पर अब अपन लोगों ने सदिश राशि की बात कर ली, तो अब यहाँ पर अब सदिश का क्या होता है, अब सदिश का प्रयोग होता है हमारे इन्हीं, जैसे बल है, विस्थापन है, अब इनके क्वेश्चंस आते हैं तो अपन लोग उसमें हल करने के लिए हमें परिमाण तो ठीक है, उसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम बात करते हैं सदिश विश्लेषण की। तो अब हम बात करेंगे सदिश विश्लेषण। तो यहाँ पर आप लोगों ने सदिश राशि को समझा, अब बात करेंगे अपन लोग सदिश विश्लेषण की। तो सदिश विश्लेषण की अब चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले सदिश विश्लेषण में हम बात करेंगे सदिशों के प्रकार की। किसके? सदिशों के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन लोग उनके फॉर्मूले, सदिशों के गुणन, ठीक है, सदिश गुणन, अदिश गुणन, सदिशों के वियोजन आदि बातों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी सदिशों के प्रकार की। तो सदिशों के प्रकार में हमारा पहला प्रकार आता है एकांक सदिश, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और यह हमारा सदिश, यानी जो हमारा पहला सदिश होता है एकांक सदिश, यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। एकांक सदिश को आपने को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि इसका जगह जगह आपको प्रयोग मिल जाएगा। तो यहाँ पर एकांक सदिश को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो परिभाषा कहती है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है, और इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा ये चिन्ह होता है इसको हम किससे? कैप से प्रदर्शित करते हैं, कैप से, इसे हम कैप पढ़ते हैं, ठीक। तो इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसका जो अधिकतर प्रयोग है ना, इसका प्रयोग किसी भी दिशा दिखाने, यानी किसी भी पथ दिशा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि
हम यहाँ पर जैसे कोई बल ले, जैसे हम जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण लें तो उदाहरण में हमें यदि कोई बॉक्स लें, ठीक, हमने यहाँ पर कोई बॉक्स ले लिया, तो इस बॉक्स को हमें इस पॉइंट तक पहुँचाना है, ठीक, इस पॉइंट तक हमें पहुँचाना है। तो इस पॉइंट को पहुँचाने के लिए हमें क्या है, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर हमें 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी इस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए, ठीक। तो चलिए 10 पॉइंट की, और हमारी जो इस बॉक्स से इस बिंदु का जो बिंदु पथ की जो दिशा है उसको हम मान लेते हैं कैप। इसको कैप क्यों कहेंगे, क्योंकि वन कैप यानी इसका जो वन कैप इसकी जो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए मैं कैप का प्रयोग, क्योंकि जिसका परिमाण 1 हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस बल को पहुँचाने के लिए, यानी इस जो 10 न्यूटन में बल लग रहा है इस बॉक्स में, इस बॉक्स को इस बिंदु तक पहुँचाने के लिए हमें 10 न्यूटन का बल लग रहा, और हमें दिशा क्या है, कैप लग रहा। तो हम यहाँ से लिख देंगे, तो हमें यहाँ से यदि सीधा लिखना है, दिशा सहित लिखना है, तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे कि हमें इस बॉक्स को इस बिंदु तक पहुँचाने में किसका 10 कैप न्यूटन का बल लग रहा है, यानी हमें 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए। तो ए कैप मतलब एकांक सदिश बराबर वेक्टर ए का परिमाण, ए का सदिश ए अपॉन ए का परिमाण, ठीक। तो यहाँ पर इसका आई होप आप लोग इसका जो सूत्र होता है इसको आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये सूत्र का भी प्रयोग हम कई जगह करने वाले हैं। तो सूत्र आप लोग जानने क्या है, एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपने एकांक सदिश को अच्छी तरह से समझ लिया, और इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने दूसरे सदिश की। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है अपने दूसरे सदिश की। तो दूसरा सदिश हमारा शून्य सदिश, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नल वेक्टर्स, या इसे एक और इसका इंग्लिश में नाम होता है, ये ऐसे कहते हैं हम जीरो वेक्टर। इसे हम या तो नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा कहती है कि दो समान सदिशों को घटाने पर प्राप्त सदिश शून्य सदिश कहलाता है, और इसे हम जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो दो समान सदिश, चलिए हम मान लेते हैं कोई सदिश है, कोई दो समान सदिश। तो समान सदिश मतलब क्या है, हमारा वेक्टर ए, ये हमने एक सदिश ले लिया, इसी सदिश को हम इसी सदिश से, यानी समान सदिश कह रहा है, तो दोनों ही सदिश कैसे हो, समान हो जाने चाहिए। तो इन दोनों सदिशों को हमने घटा दिया, ठीक है। हमने एक सदिश लिया ए, वेक्टर ए, और इसी समान सदिश से तो हम इसी को दोबारा लेंगे। तो वेक्टर ए को वेक्टर ए से घटाया तो क्या है हमारा, जीरो। तो यहाँ से हमने जो परिभाषा के अनुसार क्या कह दिया, इसको हमने बता दिया, दो समान सदिशों को घटाने पर प्राप्त सदिश शून्य सदिश कहलाता है, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और हमने दो समान सदिश यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए कर हमने इसको शून्य दिखा दिया, और यही हमारा क्या होगा, शून्य सदिश। और इसको याद कर लें कि इसको हम जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे वेक्टर की। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है समांतर सदिश, यानी हमारे तीसरे सदिश की है, इसको हम कहते हैं समांतर सदिश। तो इसकी परिभाषा है, ऐसे दो सदिश जो एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं। और समांतर का मतलब आप लोग जानते हैं कि दोनों रेखाएं, या आप रेखाओं में समझिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटे ना, एक दूसरे को अनंत तक नहीं काटे, ठीक। या उसको कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं अनंत पर जाकर काटेंगी, ठीक। तो अनंत कभी आएगा नहीं और दोनों रेखाएं कभी काटेंगे नहीं, तो यानी एक दूसरे के परस्पर समांतर। और समांतर का मतलब आप लोगों ने 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ाई होगा। चलिए, समांतर होते हैं तो ऐसे सदिश कैसे कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। तो चलिए उसका हम उदाहरण लेते हैं कैसे।
तो इसका हम एक चित्र बनाएंगे, चित्र के रूप में हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने कोई सदिश ले लिया, हमने यहाँ पर वेक्टर ए ले लिया, ये हमने वेक्टर ए ले लिया और इसके जस्ट समांतर हमने एक ले लिया, क्या यहाँ पर इसके जस्ट समांतर हमने वेक्टर बी ले लिया। और यहाँ पर इसके परिमाण की हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि परिमाण चाहे जितना हो, हमें इसके क्या जो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, वेक्टर ए बराबर होने चाहिए वेक्टर बी के, इसके परिमाण बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें कह देंगे दिशा बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे समांतर सदिश की। तो समांतर सदिश में हमने अपने उदाहरण को समझ लिया था कि क्या पढ़ा था हमने, ऐसे दो सदिश जो एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं समांतर सदिश कहलाते हैं। और ये हमारा समांतर सदिश का उदाहरण था, जिसमें हमने कोई वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी को ले लिया, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे समांतर सदिश। ठीक, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले सदिश की। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे सदिश की। तो यहाँ पर हमारा चौथा सदिश है समान सदिश। इसे हम चलिए इसकी परिभाषा को बात कर लेते हैं। तो परिभाषा कहती है कि ऐसे दो सदिश जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हो, एक ही दिशा में हो तथा साथ ही साथ उनका परिमाण भी कैसा हो, समान हो, तो ऐसे सदिश कैसे कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो उदाहरण हमने ले लिया, हमने कोई वेक्टर ए ले लिया जिसका क्या परिमाण है, हमारा क्या है 5 न्यूटन। ठीक, इसका परिमाण हमने क्या मान लिया 5 न्यूटन है। और हमने कोई वेक्टर बी ले लिया जो क्या है एक दूसरे के क्या है समांतर हैं, एक दूसरे के क्या है समांतर हैं। वेक्टर बी हमने लिया, ये भी हमारा 5 न्यूटन का लिया हमने, जो एक दूसरे के समांतर भी हैं, एक ही दिशा में, यानी दिशा भी हमारी एक ही है, तथा साथ ही साथ उनका परिमाण यानी जो हमारा वेक्टर ए है वो भी 5 न्यूटन है, जो हमारा वेक्टर बी है वो भी हमारा 5 न्यूटन है। तो ऐसा सदिश हमारा क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ते हैं, क्या कहती है, ऐसे दो सदिश जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हो, एक ही दिशा में हो तथा साथ ही साथ उनका परिमाण भी समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। और आप लोग इस उदाहरण में देख सकते हैं कि हमारे देखो इस उदाहरण में हमने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, जो एक दूसरे के परस्पर समांतर हैं, परस्पर हैं और एक ही दिशा में, तथा उनका परिमाण भी क्या है 5 न्यूटन, यानी दोनों का परिमाण क्या है 5 न्यूटन, यानी दोनों का परिमाण भी समान है। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखी वो हमारी ये उदाहरण फॉलो करता है। तो यही हमारा क्या है समान सदिश का उदाहरण है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 5वें सदिश की ओर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में अब बात आती है अपने 5वें सदिश की, और 5वां सदिश है हमारा असमान सदिश है। तो ऐसे दो सदिश जिनके दिशा समान हो, परिमाण अलग हो, या परिमाण समान हो, दिशा अलग हो, या दिशा तथा परिमाण दोनों अलग हो, तो ऐसी तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे दो सदस्यों को हम क्या कहेंगे, असमान सदिश कहेंगे। यानी असमान सदिश होने की हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं जो हमारी इस परिभाषा में लिखी हुई है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा समान हो, परिमाण अलग हो, ठीक, या परिमाण समान हो सकता है, दिशा अलग हो सकती है, या दिशा तथा परिमाण दोनों ही अलग दिख जाएं आपको, तो ऐसे सदिश कैसे कहलाते हैं, ऐसे सदिश हमारे कहलाते हैं असमान सदिश। इसके हम उदाहरण देखते हैं। तीनों ही कंडीशन की बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो आएगा हमारा ऐसे तो जिनका दिशा समान हो और परिमाण अलग हो। तो दिशा समान हमने कोई वेक्टर ए ले लिया, तो उसकी दिशा ये है, और वेक्टर बी ले लिया ये, तो ये क्या है एक दूसरे के कैसे हैं, दिशा तो उनकी एक ही है, बट क्या इनका जो परिमाण है वो एक है, नहीं है, इसका परिमाण अलग है, इसका परिमाण अलग है। तो चलिए आपने एक कंडीशन पढ़ी, तो ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आपको क्या कहेंगे, ये हमारी कैसा होगा असमान सदिश। और अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, या परिमाण समान हो दिशा अलग हो। तो अब बात आती है परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कोई वेक्टर ए लिया जिसका परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों दो सदिश लिए जिसमें देखो आप लोग देख रहे होंगे कि दिशा अलग अलग है और इनके परिमाण समान है, यानी जो इनकी लेंथ है वो क्या है एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इनका जो दिशा है
एक की दशा इस साइड है और एक की दशा इस साइड है, तो इन दोनों की दिशा अलग है। तो ये हमारी हो जाएगी दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। क्या है तीसरी कंडीशन? दिशा तथा परिमाण दोनों अलग हों, यानी दिशा भी असमान हो और उसका परिमाण भी असमान हो। तो ऐसी कंडीशन आपकी बन जाएगी, चाहे जैसी बना दो, ये तो आपके कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा भी अलग है और परिमाण भी अलग है। तो चलिए, ये हमारा वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो ये तीन हमारी कंडीशन होती हैं असमान सदिश होने की। तो यदि आपको ये तीनों कंडीशन दिख जाए तो आप कह देना कि ये जो हमारा सदिश होगा वो कैसा होगा, एक असमान सदिश होता। तो एक बार इसकी फिर से दोबारा परिभाषा पढ़ते हैं कि ऐसे दो सदिश जिनके दिशा समान हो, परिमाण अलग हो। हमारी यानी जो हमारी पहली कंडीशन है वो, या परिमाण समान हो, दिशा अलग हो। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। या दिशा तथा परिमाण दोनों अलग हो, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। यानी हमें ऐसी तीन कंडीशन दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो सदिश होगा वो होगा हमारा असमान सदिश। तो चलिए इसी क्रम में अब बढ़ते हैं अपने अगले सदिश की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं अपने छठवें सदिश की। तो ये हमारा छठवां सदिश है विपरीत सदिश। तो इसकी जो परिभाषा है वो है ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण आपस में समान हो परंतु दिशा परस्पर विपरीत हो। तो ऐसे सदिश हमारे कहलाते हैं विपरीत सदिश। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। तो इसके कहने का मतलब है कि ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण कैसे हो, आपस में समान हो, यानी परिमाण तो आपस में समान हो, यानी हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी ये। तो यहाँ पर हमारे क्या किया, हमने परिमाण समान कर दिए परंतु दिशा परस्पर कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। यानी यदि हमारा जो वेक्टर ए है वो हमारा इस दिशा में है, तो जो हमारा वेक्टर बी होना चाहिए वो होना चाहिए इस दिशा में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे इस परिभाषा के अनुसार ये कंडीशन हमारी बिल्कुल फिट बैठती है। क्या है? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण आपस में समान हो परंतु दिशा परस्पर विपरीत हो। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण में हमने क्या लिया, दो समान प्रकार के हमने यानी समान परिमाण के हमने दो सदिश लिए, यानी कैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने समान सदिश दो सदिश लिए जिनके परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं परंतु दिशा आप लोग देख रहे हैं कि विपरीत है, यानी वेक्टर ए की दिशा इस साइड है और वेक्टर बी की दिशा इस साइड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये परिभाषा के अनुसार आपको कंडीशन ये आपको पता चल गई। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल भाषा में पढ़ते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि कैसे है, परिमाण समान है, परिमाण समान है। तो परिमाण को हम लोग लिखते हैं किस प्रकार, हमने किसी भी वेक्टर के यानी सदिश के परिमाण को लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए, और यदि वेक्टर बी है तो मोड ऑफ वेक्टर बी। इस प्रकार हम परिमाण को प्रदर्शित करते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं बी या इसको लिख सकते हैं ए। ठीक, तो इसे हम परिमाण से व्यक्त करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन क्या कहती है, जिनके परिमाण समान होते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मोड ऑफ वेक्टर बी के। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। बट क्या है यहाँ पर, लेकिन हमारी क्या है यहाँ पर, दिशा एक दूसरे के परस्पर विपरीत है। तो दिशा के लिए हम करेंगे यूज वेक्टर ए जो इक्वल टू नेगेटिव है किसके, वेक्टर बी के, यानी एक दूसरे की विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। यदि समान होते तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। तो हम इसे थ्योरेटिकल भाषा में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और हम चित्र के माध्यम से आपको ऐसा समझाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी क्रम में अब बात करते हैं अपन लोग अपने अगले सदिश की। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है अपने सातवें सदिश की। तो हमारा जो सातवां सदिश है वो है बिंदुगामी सदिश। तो इसकी परिभाषा है ऐसे कई सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं या एक ही बिंदु पर प्रतिचित करते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, बिंदुगामी सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे तीन कंडीशन बनती हैं किसके, बिंदुगामी सदिश होने की तीन कंडीशन बनती हैं। यानी यहाँ पर अभी तीन कंडीशन बनेंगे। आप यदि आपको ऐसी तीन कंडीशन दिख जाए तो आप कह देंगे कि जो हमारा सदिश होगा वो होगा बिंदुगामी सदिश। तो इसकी हम एक और बार परिभाषा पढ़ते हैं, फिर कंडीशनों को बनाते हैं। तो बिंदुगामी सदिश कहता है कि ऐसे कई सदिश, दो नहीं अब कई सदिश हैं, ऐसे कई सदिश जो एक बिंदु से
प्रारंभ होते हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, बिंदुगामी सदिश कहलाते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कंडीशनों को बनाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की। तो यहाँ पर पहली कंडीशन देखते हैं क्या बनती है। ऐसी कई सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो चलिए हमने कोई बिंदु ये ले लिया, हमने कोई बिंदु ये मान लिया कि कोई बिंदु ये P मान लिया हमने बिंदु, एक ही बिंदु से जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। और ऐसे कई सदिश, यानी दो सदिश नहीं, दो से अधिक भी सदिश हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम करेंगे प्रारंभ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 सदिश ले लिए और हमने एक ही बिंदु से प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार के जो हमारे सदिश कहलाएंगे वो कैसे कहलाएंगे? बिंदुगामी सदिश। तो ये कंडीशन यदि आपको दिख जाए तो आप कह देंगे ये हमारे इस प्रकार का सदिश कैसा होगा? बिंदुगामी सदिश, जिसमें हमने एक बिंदु P लिया और उससे हमने कई सदिश, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी सदिश हो सकते हैं। तो ऐसे सदिश हमारे क्या कहलाते हैं? बिंदुगामी सदिश कहलाते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हमने कोई बिंदु P ले लिया, यहाँ पर हमने बिंदु P ले लिया, यहाँ पर हमने बिंदु P ले लिया और इस बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं दो या दो से अधिक सदिश। चलिए कराते हैं। तो एक सदिश ये है, अरे यार, एक ये कोई सदिश है और एक ये कोई सदिश है। तो ये बिंदु P पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार के सदिश भी हमारे क्या कहलाते हैं? बिंदुगामी सदिश। ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है और ये हमारा वेक्टर C है। तो हमने 3 सदिश क्या लिए? वेक्टर A लिया, वेक्टर B लिया, वेक्टर C, जो एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारी दूसरी कंडीशन ये बनी। यदि आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए या ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप कह देंगे कि हमारा जो सदिश होगा वो होगा बिंदुगामी सदिश। और अब बात कर लेते हैं तीसरे कंडीशन की। तो यहाँ पर तीसरा कंडीशन आता है कि प्रतिच्छेद करते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिलना है। तो यहाँ पर आ जाता है, हमने कोई बिंदु ले लिया, ये P बिंदु हमने ले लिया। अब इसी बिंदु पर हमें मिलाना है दो या दो से अधिक सदिशों को। तो हमने कोई सदिश ले लिया, ये एक सदिश ले लिया हमने, ये एक सदिश ले लिया, ये। अब कोई भी आप एक और सदिश ले सकते हैं, चाहे तो आप एक और सदिश ले लिए। तो आपके ये 4 सदिश हो गए। कई सदिश, कितने भी सदिश हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सदिश होने चाहिए, 2 हो सकते हैं और 2 से अधिक। तो यहाँ पर हमने चौथा 4 सदिश को का भी उदाहरण दे दिया। चलिए मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है, ये हमारा वेक्टर C है और ये हमारा वेक्टर D है। तो ये चारों वेक्टर क्या है? एक ही बिंदु से क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहे। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। ये क्या हो रहा है? एक ही बिंदु से प्रारंभ नहीं करना है, एक ही बिंदु पर हम क्या करना है? मिलते हैं। एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। ये चारों सदिश क्या हो रहे हैं? एक ही बिंदु पर मिल रहे हो। और जबकि जो हमारा था यहाँ से एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे चूंकि प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो ये तीनों हमारी कंडीशन होती है बिंदुगामी सदिश होने की। तो यहाँ पर हम इसको एक और बार दोहराते हैं। क्या? ऐसे कई सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, ये हमारी कंडीशन हो गई। या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई। तो ऐसे सदिश कैसे कहलाते हैं? बिंदुगामी सदिश कहलाते हैं। और यही हमारी 3 कंडीशन होती हैं। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सदिश की ओर। तो दोस्तों इसी क्रम में अब बात आती है सहसमतलीय सदिश की, यानी जो हमारा 8वें नंबर का सदिश होता है वो होता है सहसमतलीय सदिश। और ये जो हमारी परिभाषा होती है वो कहती है कि ऐसे 2 सदिश जो एक ही समतल या सतह पर उपस्थित होते हैं सहसमतलीय सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस जो हमारी परिभाषा के अनुसार जो हमारी फिगर बनेगा वो बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कह रहा है? एक ही समतल या सतह पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले समतल या सतह बनाना होगा। चलिए बनाते हैं समतल। तो यहाँ पर हमने एक समतल बना लिया, ये कोई हमने समतल बना लिया। ये क्या है? हमारा समतल या सतह। ये क्या है? हमारा समतल या सतह। इसे समतल भी कह सकते हैं या इसे हम सतह भी कह सकते हैं। ये हमने समतल या सतह बना लिया। अब क्या हो रहा है? ऐसे 2 सदिश जो एक ही समतल या सतह पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कोई समतल ले लिया, इस पर हमें 2 सदिश बनाने। तो हमने कोई एक सदिश ये ले लिया वेक्टर A और ये कोई सदिश ले लिया वेक्टर B। तो ये हमारे 2 सदिश हो गए
वेक्टर ए और वेक्टर बी जो एक ही समतल या सतह पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार की जो सदिश हम मानते हैं, कैसे मानते हैं, ससमतलीय सदिश, यानी इस प्रकार की जो सदिश होते हैं उन्हें हम कहते हैं ससमतलीय सदिश। उसकी परिभाषा एक बार फिर देखते हैं, ऐसे दो सदिश जो एक ही समतल या सतह पर उपस्थित हो ससमतलीय सदिश कहलाते हैं। और ससमतलीय सदिश की ये होती है हमारी कंडीशन, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सदिश की ओर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने विस्थापन सदिश की। तो विस्थापन सदिश हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सदिश होता है वो होता है हमारा विस्थापन सदिश। और हमने शुरुआत में पढ़ा था एकांक सदिश, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट था, और बीच के भी हमारे अच्छे सदिश थे जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्तीय तल से समझेंगे इसको। कार्तीय तल पर हम इसको समझेंगे विस्थापन सदिश को। चलिए यहाँ पर एक कार्तीय तल को बनाते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर हमने कार्तीय तल को बना लिया, और आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे कि ये हमारा जो कार्तीय तल है वो क्या होता है। कार्तीय तल हमने अपने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर 9th में भी पढ़ रखा है। तो इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं हम वाई अक्ष, यानी हमने यहाँ पर एक्स अक्ष बना लिया, यहाँ पर हम वाई अक्ष बना लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं विस्थापन सदिश की। तो विस्थापन सदिश के अनुसार देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम बनाएंगे दो स्थिति सदिश। तो यहाँ पर हम बनाएंगे दो स्थिति सदिश। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक सदिश हमने ये बनाया, ये हमारा मध्य बिंदु ओ है, सॉरी जो हमारा मूल बिंदु है ओ है, इसे ए कह देते हैं, और ये एक हमारा ये बिंदु बी है। ठीक, तो हमने क्या दिया, ओ ए वैक्टर, और ये हो गया वेक्टर ओ बी। ये हो गया हमारा वेक्टर ओ ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर ओ बी। और जो हमारे वेक्टर ओ और वेक्टर बी ओ बी सॉरी वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी है वो हमारे क्या है, सदिश सॉरी स्थिति सदिश हैं। क्या है, जहां वेक्टर ओ ए तथा वेक्टर ओ बी स्थिति सदिश ओ बी को स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक, स्थिति सदिश कहते हैं, यानी जो हमारी जो वेक्टर्स हैं उनकी स्थिति को बता रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, अब हम ये हमारा वेक्टर ओ ए है, ये हमारा वेक्टर ओ बी है, तो यहाँ पर हम विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो विस्थापन क्या होगा हमारा ए और बी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी को मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश। वेक्टर ए बी हमारा हो जाएगा विस्थापन सदिश। तो ये दो स्थिति सदिश हमने यहाँ पर बनाए, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, और इनके जो ऐसे थे, अब इनको हमने क्या किया, इस प्रकार मिला दिया, यानी ए और बी को मिला दिया, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, विस्थापन सदिश। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ए बी है विस्थापन सदिश, वेक्टर ए बी है हमारा विस्थापन सदिश। क्या है, विस्थापन सदिश। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर चलिए हो गया। और विस्थापन सदिश को ज्ञात किया जाता है, विस्थापन सदिश बराबर होता है, विस्थापन सदिश बराबर होता है स्थिति सदिश ओ बी माइनस स्थिति सदिश ओ ए के। यानी स्थिति सदिश ओ बी में से स्थिति सदिश ओ ए को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर विस्थापन सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी हमारी विस्थापन सदिश की कहानी, और आप लोग इसको, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह आप लोग इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विस्थापन सदिश, जिसको हमने समझ लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पल्लू, यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी हमारे वेक्टर यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे, उन सभी सदिश के प्रकारों को हमने आसानी से, बड़ी अच्छी तरह से, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ चुके हैं और आपको नोट भी करा दिए हैं। तो चलिए इसी क्रम में आप बात करते हैं अगले टॉपिक की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं सदिशों के योग की। क्या बात करने वाले हैं हम, सदिशों के योग, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब बात करने वाले हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर दो नियम
आते हैं। एक होता है त्रिभुज नियम, एक होता है हम दो नियमों का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज नियम पहला होता है त्रिभुज नियम और दूसरा होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। और इन दोनों समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, यानी जो हमारा त्रिभुज का नियम और जो समांतर चतुर्भुज का नियम से जो हमारा फॉर्मूला आता है सदिश के योग का, वो होता तो बराबर है लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक त्रिभुज नियम से, एक समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो हम देखेंगे यहाँ पर दोनों ही नियम से हम समांतर अपने सदिशों के योग का जो फॉर्मूला आता है उसको निकालेंगे। ठीक, चलिए तो बात करते हैं अपने पहले नंबर क्या है, त्रिभुज नियम की। तो त्रिभुज नियम को समझ लेंगे तो समांतर चतुर्भुज का नियम आपको बहुत ही सरल लगने वाला है। तो थोड़ा टाइम लगेगा किसमें, त्रिभुज के नियम को समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसे ही आप त्रिभुज के नियम को समझ जाएंगे आपको समांतर चतुर्भुज का नियम मैं आधा ही बताऊंगा और आप लोग कर जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने त्रिभुज नियम की स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं त्रिभुज के नियम की। तो त्रिभुज का नियम हमारा कहता है कि यदि हम दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके परिमाणी के परिमाण एवं दिशा प्रदर्शित करेगी। एक बार फिर से बड़े ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि हम दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित, यानी हमें कोई सदिश दो, यानी हमने एक वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिया जिसे हमें एक त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करना है, हमें इससे सूत्र को ज्ञात करने के लिए। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। करें तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो विपरीत क्रम में इनके परिमाणी के परिमाण एवं दिशा प्रदर्शित करेगी। तो यदि हम वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में रखें तो जो हमारी तीसरी भुजा होगी वो हमारी क्या करेगी, विपरीत क्रम में, यानी यदि हम दोनों भुजाओं को विपरीत क्रम में यानी उसकी दिशा विपरीत होगी तो क्या करेगी, वो इनके परिमाणी के परिमाण, इनके जो परिमाणी यानी नेट रिजल्ट का होगा उसके परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करेगी। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण क्या, फिगर बनाएंगे हम इसका, पूर्णतः बिल्कुल विस्तार से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, क्या बना लिया, हमने यहाँ पर बना लिया, इसको हम फिगर के रूप में समझने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो यानी एक त्रिभुज लेना है जिसकी हमें तो चलिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, तो त्रिभुज की हमें दो भुजाओं को किससे दिखाना है, उसके भुजाओं को हमें सदिशों को भुजाओं के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर हमने क्या लिया, यहाँ पर थोड़ा दूर करते हैं, जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। एक वेक्टर हमने ले लिया, वेक्टर ए है, ये मान लिया ये हमारा वेक्टर ए है। और एक वेक्टर ये हमने ले लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेक्टर, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। ओके, तो ये मान लिया हमने त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जिन्हें हमने वेक्टर के रूप में प्रदर्शित कर दिया और इन्हें हमने क्या किया, P, इस बिंदु को P, इसे Q, इसे M हमने मान लिया। अब हमारी जो तीसरी भुजा होगी इसकी जो कथन के अनुसार क्या होगी, करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, इसका क्रम क्या है, अभी हमने दोनों भुजाओं का क्रम क्या बनाया, ऐसा ऐसा। तो अब क्या आएगा, इसका क्रम आएगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का आएगा, लेकिन हमें क्या करना, विपरीत क्रम, यानी इस क्रम में नहीं चलना। अब हम क्या करेंगे, इसके विपरीत, तो हम इस प्रकार चलेंगे। ठीक, तो विपरीत क्रम का समझ गए होंगे क्योंकि यदि हमने देखो यहाँ पर वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया, यहाँ पर क्या किया हमने, इसको इस दिशा में बनाया, उसको इस दिशा में। तो अब हम जो तीसरी भुजा बनाएंगे इसके विपरीत, तो विपरीत क्या होगा हमारा, इस दिशा में होगा, यानी इसके विपरीत होगा। चलिए, तो तीसरी भुजा हमारी क्या होगी, विपरीत होगी। तो इसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आए, आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में समझाएंगे। और यही हमारा क्या होगा, परिमाणी के परिमाण एवं दिशा प्रदर्शित करेगी, जहाँ पर आर क्या होगा, आर, जहाँ पर वेक्टर आर क्या है, परिमाणी है। क्या है, परिमाणी। और परिमाणी का अर्थ होता है जो दिशा तथा परिमाण दोनों को व्यक्त करे। किसको, दिशा तथा परिमाण दोनों को व्यक्त करे। ये हमारी कंडीशन होगी, क्या होगी, वेक्टर आर क्या कर रहा है, हमारा एक परिमाणी है जो दिशा तथा परिमाण दोनों को प्रदर्शित
कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर हमारा एक परिमाणी हो गया। ठीक, चलिए परिमाणी का शब्द का मतलब भी आप लोग समझ गए कि परिमाणी शब्द का मतलब क्या है। और यहाँ पर आप लोगों ने पी हमने क्या किया, बना ली। अब हमें क्या करना है, इस परिमाणी यानी वेक्टर आर का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर आर का मान ज्ञात करना है। और वेक्टर आर का मान अभी हम कहीं से भी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चीज़ें करेंगे जिसको आपको समझना होगा। तो चलिए करते हैं। तो अब देख रहे होंगे जो हमारा पी क्यू है यह एक प्रकार का सदिश है, यानी हमने वेक्टर ए को भुजा, त्रिभुज की भुजा के रूप में दिखाया है। तो ये भी हमारा क्या होगा, सदिश, पी क्यू सदिश है। तो अब सदिश को तो हम बढ़ा सकते हैं ना, तीर उसी साइड होगा। तो हम इस सदिश को मान लिया हमने यहाँ तक हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। ठीक, यहाँ पर हमने इतनी दूर तक हमने और बढ़ा दिया। ये हमारा पी क्यू ही सदिश है। और अब हम क्या करेंगे, वेक्टर आर का मान निकालना है, इसलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वेक्टर आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे बिंदु एम से डालेंगे, इस जो हमने आगे लाइन बढ़ाई थी उस पर लंब डाल देंगे। यहाँ से हमने एक लंब डाला और इसका नाम रख दिया हमने पी एन। ये होगा हमारा एम एन, क्या होगा, एम एन। इस वेक्टर जो हमने लंब डाला उसका नाम होगा एम एन। तो यहाँ से हमने लंब डाल लिया। अब इस लंब के सामने जो कोण बनना है इसको हम मान लेते हैं अल्फा। और अल्फा क्यों मानना, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर आर। और वेक्टर आर के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसका एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं हम पूरे को, पी एम एन को। और समकोण त्रिभुज बना लेंगे, फिर हम इसकी पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे और आसानी से हम इसका पी एम का मान निकाल लेंगे। तो हमारा वही हो जाएगा परिमाणी का मान, यानी वेक्टर आर का मान हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमें ये सब टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा मान लिया। अल्फा क्यों माना, क्योंकि हमें एम एन का मान चाहिए और क्यू एन का मान चाहिए। क्यों चाहिए, एम एन का मान इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम एम एन पी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें इस भुजा की ज़रूरत होगी, इस भुजा की ज़रूरत होगी और इस पूरे भुजा की ज़रूरत होगी। तो अभी तो हमारे पास केवल इतनी पता है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, और हमें कोई चीज़ पता नहीं है। इसलिए हमें इसमें अल्फा का प्रयोग करना पड़ा, जिसके कारण हम एम एन को ज्ञात करेंगे, फिर क्यू एन को ज्ञात करेंगे और फिर हमारा क्यू एन आ जाएगा। पी एन हमें पता है, क्यू एन हमें पता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पी एन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझने आने वाला है। तो हमने एक अपने आगे का जो क्रम था थोड़ा बहुत बता दिया, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, आप सबसे पहले एम एन को ज्ञात करेंगे। तो एम एन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रयोग करने वाले हैं, जिसको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीज़ नहीं आने वाली है। तो जाकर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़िए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रयोग करेंगे किसमें, त्रिभुज एम एन क्यू में। तो लिखते हैं त्रिभुज एम एन क्यू में, त्रिभुज एम एन क्यू में हमें एम एन का मान चाहिए। और हम जानते हैं साइन अल्फा, यहाँ पर अल्फा लिया तो हम अल्फा ही कहें। तो साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एम एन का मान हो जाए वो आ जाएगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन अल्फा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण, जानते हैं ये चीज़ हम जानते हैं। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, लंब क्या है एम एन और कर्ण क्या है बी, है बी, लंब क्या है हमारा बी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके परिमाण को लिखने वाले हैं, इसके हम परिमाण को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा लंब क्या है एम एन और कर्ण है हमारा बी। तो यहाँ पर हम वेक्टर बी, अब हम दिशा को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम केवल परिमाण को ही लिखने वाले हैं। ठीक, तो साइन अल्फा बराबर हो गया हमारा एम एन बटे बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे और यहाँ पर हम एम एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा एम एन बराबर हो जाएगा बी साइन अल्फा। तो यहाँ से इसको हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर हमने एम एन यानी लंब का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पर हमने लंब का मान ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, बी साइन अल्फा। ये हो गया हमारा लंब का मान यानी एम एन का मान। अब हमें ज्ञात करना है क्यू एन का मान, और क्यू एन का मान अभी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज एम एन क्यू लेंगे तो हमें इसका क्यू एन यानी आधार ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमें ज्ञात नहीं है जो कि हमें ज्ञात करना है, कर्ण पता है तो आधार आपका आ जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर
त्रिभुज एम एन क्यू में फिर से लगाएंगे हम कॉज अल्फा लगाएंगे, क्योंकि हमें अब आधार ज्ञात करना है। ठीक, तो कॉज अल्फा होता है आधार बट्टी कण, और आधार हमें पता नहीं है। आधार क्या है हमारा, आधार है हमारे पास क्यू एन, कण क्या है हमारे पास बी। ठीक, क्यू एन का मान ज्ञात करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्यू एन बराबर आ जाएगा बी कॉज अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेंगे इसको समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर हमने एम एन और क्यू एन का मान भी ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर अभी हम इसको क्यू एन को मान समीकरण सेकेंड इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अभी हमें पूरी वैल्यू पता नहीं है, ये हमारा बिंदु अलग है। ठीक, अब हमने क्यू एन ज्ञात कर लिया। क्यू एन क्या है हमारा बी कॉस अल्फा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें पूरी यानी पी एन का मान ज्ञात करिए, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें पी एम एन यानी समकोण त्रिभुज पी एन पी का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, कण का प्रयोग ज्ञात करनी है, तो हमें दो भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हमने ये तो ज्ञात कर ली, तो हमें ये भी यानी पी एन का मान भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए हमने क्यू एन और क्यू एन का मान ज्ञात कर लिया है। पी क्यू हमें पता है क्या है ए। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब पी एन का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से पी एन बराबर हो जाएगा अपना, पी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा पी एन का मान। ठीक, दोनों को जोड़ दिया। चलिए अब यहाँ पर हमने एम एन पी एन का मान ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज एम एन पी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस परिमाणी आर का मान निकाल लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपना पी एन और एम एन का जो मान निकाला था वो हमने साइड में लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमें अब त्रिभुज एम एन पी में क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। और चलिए कर लेते हैं, तो अब तो हो जाएगा अपना। तो करते हैं त्रिभुज एम एन पी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे कण का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण क्या है हमारी, तो यहां पर हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। त्रिभुज एम एन पी में हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, और यहाँ पर हमने कह लिया कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी कण क्या है, कण है हमारी, यहाँ पर ये था पी, तो कण है हमारी एम पी। तो यहाँ हो जाएगा एम पी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब है हमारा एम एन, तो एम एन का होल स्क्वायर और प्लस आधार क्या है हमारी, आधार है पी एन, तो हो जाएगा पी एन का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एम पी क्या है हमारा, वेक्टर आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम वेक्टर को वेक्टर आर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर केवल हम आर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एम एन क्या है हमारे पास, एम एन है हमारे पास 20 साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस पी एन क्या है हमारे पास, पी एन है हमारे पास ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। और ये चीज़ें कहाँ से आई, हमारे पास आई समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, ये भी चीज़ साथ साथ लिखते जाना कि ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने मान निकाले थे पी एन और एम एन की, वो हमने इसमें पुट कर दिए, तो हमारा आ गया, यहाँ से ये आ गया। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खेलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र, बी स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब आगे हल करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बराबर आएगा, अब जिसमें हमारे जो हमारे बंदे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में से हम देख क्या करके देंगे, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, हमने इस साइड लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट बंद प्लस क्या है 2ab कॉस अल्फा है। चलिए अब आगे बढ़ें तो आएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा का सूत्र जानते क्या होता है, 1 होता है इसका मान। तो हो जाएगा 1 का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, और यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। और यही हमारा सूत्र होता है सदस्यों के योग का, सदस्यों के योग का हमारा यही सूत्र होता है। क्या होता है, r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, जहां पर r क्या होता है, हमारी परिमाणी, जो हमारी परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करता है। तो यहां पर हमने r का मान ज्ञात कर लिया। चलिए, यही हमारा सूत्र होता है, और सदिश का हम जब भी प्रयोग करेंगे, यानी सदिशों का योग का जब भी प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसी के सूत्र का प्रयोग करना होगा। चलिए, सूत्र तो प्रयोग आप लोग जब 11th और 12th में जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उनमें आपका इस सूत्र का प्रयोग होने वाला है। चलिए, इसी क्रम में आप बात करते हैं इसकी कुछ और चीज़ों की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि यदि हमसे पूछ दिया जाए कि वेक्टर ए से परिमाणी की दिशा बताइए, और यदि के पूछा जाए कि वेक्टर बी से परिणामी की दिशा बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी होता है, तो लिखते हैं वेक्टर ए से परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा क्या होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगी। तो इसको ज्ञात करते हैं हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा है mn और आधार है हमारा Pn, और Mn का मान हम जानते हैं क्या है, Mn का मान है बाबा 20 साइन अल्फा, और यहाँ पर Pn का मान है a प्लस बी कॉज अल्फा। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जहाँ पर हमने लंब का मान रख दिया और आधार का मान दिया, और यही हमारा क्या होता है, वेक्टर ए से परिमाणी की दिशा और आप वेक्टर बी से परिमाणी की दिशा लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर बी से परिणामी की दिशा, तो वेक्टर बी से हमारी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी, वही होगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा बी लिखा है वहाँ पर हम ए लिख देंगे, और जहाँ पर ए लिखा है हम वहाँ पर बी लिख देंगे, तो सेम हो जाएगा हमारा ए साइन अल्फा अपॉन बी प्लस ए कॉस अल्फा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ पर बी था वहाँ पर ए को रख दिया, और जहाँ पर ए था उसको वहाँ पर बी रख दिया, और वही सेम हमारा आ जाता है। इसके प्रकार से हमारा वेक्टर बी से परिणामी की दिशा, तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए से परिणामी की दिशा भी ज्ञात करना सीख लिया, वेक्टर बी से परिणामी की दिशा भी ज्ञात करना सीख लिया, और हमने यहाँ पर सदस्यों को योग का फॉर्मूला भी निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, इसी क्रम में आप बढ़ते हैं अपने आगे। समांतर चतुर्भुज के का नियम का प्रयोग करके इसी सूत्र को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसको हम पूरा नहीं बताएंगे, उसको हम थोड़ा सा चित्र बनाकर थोड़ा सा आपको समझा देंगे, जिससे आपको फिर बाद में सेम बिल्कुल हमें जो हमने इसमें प्रोसेस की बिल्कुल सेम उसी में होने वाली है। तो हम उसको थोड़ा सा ही समझाएंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने समांतर चतुर्भुज के नियम में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है वह क्या कहता है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि यदि हम दो सदस्यों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण दिशा तथा परिमाण में परिणामी को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यदि हम दो सदस्यों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, यानी कोई समांतर चतुर्भुज है इसकी कोई दो संलग्न भुजाओं को हम क्या मान लेंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कोई दो प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे कोई दो भुजाएं ए बी और बी सी, और उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु बी होगा, उस बिंदु बी यानी हम एक समझाने के लिए कह रहे हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण यानी उससे जाने वाला विकर्ण क्या होगा, दिशा तथा परिणाम में परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए, इसको फिगर के रूप में समझते हैं। तो क्या कह रहा है, एक एक चीज को फॉलो करेंगे हम। क्या कह रहा है, यदि हम दो सदस्यों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को द्वारा प्रदर्शित करें, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया।
यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया जिसमें हमने ये POPQ, ठीक, ये हमारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब देखें ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, ये भी हमारा एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर A मान लिया, इसको हमने वेक्टर B मान लिया। अब क्या कह रहा है, सदिशों को वेक्टर A तथा B के समान चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया जिसमें हमने वेक्टर A तथा वेक्टर B को उसकी संलग्न, ये हमारी संलग्न भुजाएं होती हैं, ठीक, तो से होकर, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु, यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा हमारा O, इससे होकर जाने वाला विकर्ण, यानी जो इससे होकर जाने वाला विकर्ण होगा, ठीक है, हमने विकर्ण भी बना दिया। विकर्ण दिशा तथा परिणामी को प्रदर्शित करेगा, यानी ये जो हमारा R, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर R परिमाणी कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, यानी यही R हमारी इस वेक्टरों की क्या दिशा तथा परिमाण को प्रदर्शित करेगा। चलिए ये चीज़ हो गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें बिल्कुल सेम जो इसको हल करके जो हमारा फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल वो जो जिस प्रकार में त्रिभुज नियम में ज्ञात किया था बिल्कुल वैसे ही करना, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OP जो हमारा वेक्टर है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे आगे। तो हमने यहाँ पर OP वेक्टर को आगे बढ़ा दिया और यहाँ से हमने इस बिंदु M से इस बिंदु को M मान लिया, हमने यहाँ से एक लंब डाल दिए बिल्कुल जिस प्रकार हमने त्रिभुज नियम में किया था। तो यहाँ पर हमने MN एक लंब डाल दिया, ठीक, ये हमारा लंब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि अब देख रहे हैं कि ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, समान है। जो हमारा OP वेक्टर यानी वेक्टर B है वो हमारे PP यानी जो हमारे वेक्टर हमने समान सदिश में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के परिमाण समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि वेक्टर B और वेक्टर B का जो परिमाण है वो MP के क्या है, बराबर है। तो इसके बराबर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने वेक्टर B को मान लिया कि ये हमारा वेक्टर B है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वेक्टर A हमारा ये हो गया, वेक्टर B हमारा ये हो गया। अब आप लोग इस सारी चीज़ को भूल जाएं, यदि आप लोग इन सभी चीज़ों को भूल जाएं तो आपको याद आ गया होगा कि हमने बिल्कुल अपने त्रिभुज नियम में इसी फिगर को देखकर पूरा डेरिवेशन को किया था। तो बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने उसमें MN निकाला था, वैसे ही आपको इसमें भी MN निकालना है, PN निकाला था, इसमें भी आपको, उसमें हमने QN निकाला था क्योंकि यहाँ पर QN था, लेकिन इसमें यहाँ पर PN है तो आप यहाँ पर PN निकालेंगे। PN आ जाएगा तो OP आपको पता है, PN आप ज्ञात कर चुके हैं, तो दोनों को जोड़कर आप ON को ज्ञात कर लेंगे। ON ज्ञात हो जाएगा, MN ज्ञात हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रयोग कर लेना और आपका जो डेरिवेशन हो जाएगा। तो आपका यहाँ से समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करके भी आपका वो इसका सूत्र निकल कर आ जाएगा और आप इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए दोस्तों, अब हम दो सदिशों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और दो सदिशों के अंतर का जो सूत्र होता है वो, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दो सदिशों के अंतर का जो सूत्र होता है वह होता है R बराबर होता है √A² + B² + 2AB cos 180 - अल्फा। और यह क्यों होता है, इसलिए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हाल करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है, ठीक, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है। और अब हमें क्या करना है, ये निकालना है यहाँ पर। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये इससे नीचे है, तो मतलब यदि हम यहाँ पर उस वाले सूत्र का सदस्यों को योग का जब सूत्र का प्रयोग करते हैं, जब यहाँ पर होता है इसका परिणामी, तो यहाँ पर हमें इसका परिणामी ये ज्ञात करना है। यहाँ पर ये हमारा परिणामी है, तो मान लेते हैं कि इसका ये हमारा क्या है, वेक्टर B, और तो इसी वेक्टर को हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव यानी विपरीत दिशा हो जाएगी, तो हो जाएगा यह माइनस का वेक्टर B। तो अब हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच परिमाणी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा कोण क्या था, अल्फा। तो अब यहाँ पर क्या, अब ये पूरी चीज़ हम पढ़ते हैं क्या होती है, 180 डिग्री। तो हमें इतना पता है और पूरा पता है, तो इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा, ये कोण हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फा। तो ये कोण हमें पता चल गया, तो अब हम परिमाणी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यही कारण है कि हम यहाँ पर 180 माइनस अल्फा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि हमारा यही परिमाणी यदि यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर लिख देते सीधा A² + B² + 2AB cos अल्फा।
180 माइनस अल्फा यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा परिणामी था वो हमारा यहाँ पर था, यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच में नहीं था, जबकि यहाँ पर था अलग। तो यहाँ से अलग था, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माइनस वेक्टर बी यानी वेक्टर बी का निगेटिव यानी विपरीत दिशा निकालनी पड़ी, माइनस वेक्टर बी आया और उससे हमने बीच का, फिर हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारा कोण बन रहा था वो 180 कोण बन रहा था, फिर हमने अल्फा पता है 180 में से अल्फा को हटाएंगे तो हमारा इतना कोण आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ निकल के आती है और यह सूत्र यहाँ से निकल कर आता है। ठीक, तो ये सूत्र होता है हमारे दो सदस्यों का अंतर का। तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बताया। जो चीज़ ज़्यादा प्रयोग होती है उसको हम अच्छी तरह से बताएंगे। तो यहाँ पर दो सदस्यों का अंतर भी आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं सदस्यों के वियोजन। तो सदस्यों का वियोजन प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारे घटक क्या होते हैं और परिमाण क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर घटक और परिमाण का यूज ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हम घटक को समझेंगे और परिमाण को समझेंगे। तो यहाँ पर हम घटक और परिमाण को समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। क्या उदाहरण लेंगे? यहाँ पर हमने उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई ये यहाँ पर एक बॉक्स है, ये मान लिए एक बॉक्स है। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर कोई दो लड़के हैं, यहाँ पर कोई दो लड़के, हमें इस बॉक्स को हमें इस बिंदु तक ले जाना है। तो हमने क्या किया, हमने दो लड़कों को क्या किया, दो छोटे छोटे लड़के को हमने इसको धक्का मारने के लिए, क्या इस बॉक्स को धक्का मारने के लिए हमने कहा दो छोटे छोटे लड़कों को। तो वो ले गए अपने दो छोटे, धीरे धीरे करके इस बिंदु तक उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये दो क्या हो गया, हमारी दो हमने लड़कों को लगाया वो क्या हो गया, हमारे घटक हो गए, छोटे छोटे घटक हो गए। तो इनका जब मान लेते हैं कि ये दोनों जो लड़के हैं वो मिलकर दोनों लड़के मिलकर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ये दोनों लड़के इस बॉक्स पर मिलकर 10 न्यूटन का बल लगाकर इस बिंदु तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों लड़के हमारे क्या हो गए, घटक हो गए। ठीक, तो अब यहाँ से बात आती है कि यहाँ पर अब निकलती है बात कि यहाँ पर जो हमारा एक लड़का लगा रहा है वो 5 न्यूटन का बल, यानी एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, यानी दोनों लड़के इस बॉक्स को इस बिंदु तक पहुंचाने में कितने 10 न्यूटन का बल लगाया दोनों लड़कों। और यदि हम इसकी जगह कह दें, यदि इसी की जगह हम इसी बॉक्स को इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए हम एक बड़ा लड़का, यानी इनसे बहुत बड़ा लड़का लगा दें, एक अकेला लड़का लगा दें, वही 10 न्यूटन का बल अकेला लगाए, तो क्या इन दो जितना समय ये यहाँ तक पहुँचने में लगाएंगे उतना ही समय ये हमारे यहाँ तक पहुँचने में लगाएंगे। यहाँ पर हमने दो लड़कों को लगाया था, 5 न्यूटन, जो 5 न्यूटन का बल लगा रहे थे, और यहाँ पर हमने क्या करिए, एक ही लड़का लगा दिया जो अकेले ही 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमारा बॉक्स है वो इस बिंदु तक समान समय में पहुंचेगा और उतनी ही गति से पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बड़ा लड़का लगा दिया जो अकेले ही 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और यहाँ पर हमने दो लड़के लगाए जो 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो यहाँ से बात निकलती है कि जो हमने यहाँ पर दो लड़कों का प्रयोग किया वो हमारे घटक हैं, और जो हमारे एक लड़के का प्रयोग किया वो है हमारा परिणाम, इसे हम परिमाण कहते हैं, परिमाण। तो यही अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो घटकों को हटाकर हमने एक ही घटक का प्रयोग किया। हमारे पास जरूरी हम दो ही लड़कों को लगाएं, दो 5 न्यूटन बल लगाने वाले लड़कों की जगह हमने एक ही लड़के को लगाया जो हमारे 10 न्यूटन का बल अकेले ही लगा रहा है। तो हमने दो घटकों को हटाकर हमने अपने एक परिमाण को हमने शिफ्ट कर दिया, और इसी प्रकार हम इसको हटाकर दो लड़कों को लगा सकते हैं। तो सदस्यों के वियोजन में हम यही पढ़ेंगे कि हम एक लड़के यानी एक जो हमारा परिमाण होगा यानी एक वेक्टर होगा उसका हम वियोजन करके दो घटकों में परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो यानी एक वेक्टर को हम उसके घटकों में परिवर्तित करने वाले हैं अपने सदस्यों के वियोजन में। आई होप आप लोग घटक और जो हमारे परिमाण है उसमें अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब इसी क्रम में हम समझ लेते हैं सदस्यों के वियोजन को भी। तो चलिए सदस्यों वियोजन को समझते हैं। तो सदस्यों के वियोजन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कार्तीय तल को बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक कार्तीय तल को बना लिया जहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हमारा परिमाण, ये क्या है, हमने परिमाण क्या है, कोई परिमाण वेक्टर ए है, ये हमारा परिमाण है, इसको हमें वियोजित करना है।
तो इसको वियोजित करना है, यानी इसको दो घटकों में तोड़ना है। यानी ये जो हमारा, चलिए मान लेते हैं ये 10, वही लड़का है जो 10 न्यूटन का अकेले बल लगा रहा था, तो इसको हमें दो लड़कों में तोड़ना है, यानी इसकी जगह हमें दो लड़कों को लगाना है जो 5-5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक, तो इसकी जगह हम दो लड़कों को लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने दो लड़कों को लगाया, हमने मान लिया एक लड़का लगा दिया हमने ax वेक्टर ax, और एक दूसरे लड़के को लगा दिया उसको है ay वेक्टर ay। तो ये दोनों लड़कों को लगा दिया जो इसकी जगह कार्य करेंगे, यानी उस बॉक्स को ले जाएंगे। तो हम उसी उदाहरण के संबंध से पढ़ेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर a था, उसको हमने वियोजित कर दिया, यानी इसको दो घटकों में हमने तोड़ दिया। एक घटक है हमारे वेक्टर ax और एक दूसरा घटक है हमारा वेक्टर ay, और यही हमारे घटक है। और जो हमारा कोण बन रहा है इससे, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, ये हमारा बन रहा है अल्फा कोण। ठीक, तो मान लिया हमने ये अल्फा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी को क्या हम ऐसे नहीं लिखे, ये जो हमारा वेक्टर है इसके स्थान पर मैं इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसी को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये हमारा है, ये चीज़ हमारे पास है। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है वेक्टर ax और ये क्या है वेक्टर ay, और सॉरी ये क्या हमारा वेक्टर a और ये क्या था हमारा वेक्टर ay। वेक्टर ay। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ay था इसको यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, और ना तो हमने दिशा चेंज की, जो हमारी यहाँ इस प्रकार दिशा थी वही हमारे यहाँ से इस प्रकार की दिशा है। अब आप इस कंडीशन को देखें, आपको एक बात याद आ रही होगी, हमने जो त्रिभुज के नियम में पढ़ा था, हमने त्रिभुज के नियम में क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो सदस्यों ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो जो हमारी तीसरी भुजा होती है वह विपरीत दिशा में विपरीत क्रम में उसके परिमाण में परिमाणी की परिमाण तथा दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर इसकी दिशा इस प्रकार है और इन दोनों की दिशा क्या है, ऐसी है और एक इस प्रकार है। तो यहाँ से ये ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है, तो ये इन दोनों भुजाओं के कैसा विपरीत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। यहाँ पर हम त्रिभुज के नियम का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज के नियम का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर हमने इस कोण को हमने क्या माना है अल्फा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन घटकों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो घटकों के हम क्या निकाल लें, अब हम घटकों को निकालने के सूत्र घटकों को किस प्रकार निकालेंगे, इसका सूत्र बना रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, अब हमें याद करना है वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए एक्स। असल बात में ये हमारे घटक हैं, इसे हम घटक ए वाई कह सकते हैं, घटक ए एक्स कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा परिमाण है, क्या है परिमाण, और ये हमारे क्या है घटक। ये दोनों चीज़ हमारी क्या है घटक। ठीक, तो हम घटक निकालने का जो सूत्र ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो घटक किस प्रकार निकालेंगे, तो अब हम त्रिभुज के नियम से, अब हम इसमें कोई रचना नहीं करेंगे, कोई लंब नहीं डालेंगे, सीधा ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम क्या निकाल लें, ए वाई को निकालेंगे। तो ए वाई है हमारा लंब, और लंब निकाल लेंगे कि तो हमें कर्ण पता है, तो हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, इसमें हम ज्ञात करेंगे, इसमें हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर लगाएंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा बराबर हो जाए लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू हम जानते हैं, लंब की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा बराबर लंब बराबर क्या है हमारे पास ए वाई। अब यहाँ पर वेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, और कर्ण क्या है हमारे पास ए, और यहाँ से ए वाई का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ए वाई बराबर आ जाएगा ए साइन अल्फा। तो यहाँ से हम घटक ए वाई का सूत्र, घटक ए वाई को ज्ञात करने के लिए हमें बराबर के इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, घटक ए एक्स का भी मान निकालेंगे। तो घटक ए एक्स क्या है, आधार में है, तो यहाँ से लगा देंगे हम कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, आधार क्या है ए एक्स, कर्ण क्या है हमारे पास ए, तो हो जाएगा ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ये सूत्र हो जाएगा हमारा, ये सूत्र होता है हमारा घटकों को निकालने का। ए वाई घटक को निकाल लेंगे इससे, और इसको ए एक्स घटक से, इससे ए एक्स घटक को निकाल लेंगे।
चलिए यहाँ पर हमने सदस्यों के वियोजन को समझ लिया, यानी सदस्यों के वियोजन का अर्थ होता है कि हम किन्हीं एक परिमाण के स्थान पर उसके स्थान पर दो घटकों को लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक परिमाण क्या था, ए, वेक्टर ए था, इसके स्थान पर हमने दो घटकों यानी ए एक्स और ए वाई का मान ए एक्स और ए वाई का घटक को लगा दिया, और ए एक्स और ए वाई घटक को ज्ञात करने का हमने यहाँ पर सूत्र भी निकाल लिया कि घटक हैं जो हमारे घटकों का प्रयोग करते हैं, उन घटकों को किस प्रकार से निकाला जाता है। और सदस्यों को हम जब वियोजित करते हैं तो जो जिस घटक को हम कोण के साथ लिखते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा के साथ लिखते हैं। किस प्रकार कैसे सिद्ध किया, हमने यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया कि हमने ए एक्स घटक को लिखा, क्या लिखा, ए कॉस अल्फा। तो यहाँ से हम जब भी, इसको एक तरीका होता है, इसको एक ट्रिक होती है कि जब भी हम किसी को, जैसे हमारा यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर आपको इसी से समझाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमने उदाहरण ले लिया, जैसे हमने उदाहरण ले लिया यहाँ पर मान लिया कि ये कोई घटक है, सॉरी ये कोई परिमाण है क्या, 10 न्यूटन। ठीक है, ये 10 न्यूटन का कोई परिमाण है, तो इसको हमें दो भागों में तोड़ना है। तो एक हम लंबवत, एक लंब से तोड़ते हैं, एक ऐसे। तो ये हमने दो घटक लगा दिए, तो जो हमारे इसके साथ जो परिमाण हमारे जिस घटक के साथ कोण बनाता है उसको हम कॉस अल्फा, यानी 10 कॉस अल्फा हो जाएगा इसके स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ए एक्स, यानी ये हमारा ए एक्स घटक है। तो ए एक्स बराबर क्या होता है, ए कॉस अल्फा। ए क्या है हमारा 10, तो हमने 10 कॉस अल्फा लिख दिया। और हमारा ए वाई क्या है, ए वाई बराबर ज्ञात करने, तो ए वाई क्या कैसे आएगा, ए वाई बराबर है ए साइन अल्फा। तो ए क्या है हमारा 10, तो 10 साइन अल्फा। तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आती है कि जिस कोण के साथ हमारा जो घटक परिमाण के साथ कोण बनाता है तो उस घटक में हम कॉस अल्फा का प्रयोग करते हैं, तथा जो लंबवत होता है उसे हम क्या करते हैं, साइन अल्फा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को, यानी सदिश गुणन, और सदिश गुणन को भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने सदस्यों का गुणन, यानी अपने लास्ट टॉपिक आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक, यानी इस सदस्य विश्लेषण का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो क्या है, सदस्यों का गुणन। और सदस्यों के गुणन हमारे दो प्रकार से होता है। यहाँ पर सदस्यों का गुणन दो प्रकार से होता है। पहला होता है अदिश गुणन, पहला होता है हमारा अदिश गुणन, इसे हम अदिश गुणन या डॉट गुणन भी कहते हैं, डॉट गुणन। दूसरा है हमारा सदिश गुणन, सदिश गुणन, या इसे हम कहते हैं क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन। ठीक, तो हमारा सदस्यों के गुणन में हमारे दो विधियां निकल कर आती हैं। एक होता है अदिश गुणन, जिसे हम अदिश गुणन या डॉट गुणन भी कहते हैं, और दूसरा निकल कर आता है सदिश गुणन, जिसे हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अदिश गुणन की बात करेंगे, फिर सदिश गुणन की बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं अपने अदिश गुणन की। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने पहले गुणन की। तो यानी पहला गुणन आता है अदिश गुणन, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कहती है कि यदि दो सदस्यों का गुणनफल एक अदिश आए तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन या डॉट गुणन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यदि दो सदस्यों का गुणनफल एक अदिश आए तो इसे अदिश गुणन या डॉट गुणन कहते हैं। तो इसके हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम एक सूत्र जानते हैं कार्य का, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जहाँ पर बल भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, और उन दोनों का गुणनफल एक अदिश राशि जो कि कार्य है, कार्य एक अदिश राशि होती है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये हम सब जानते हैं, ये हमने 11th क्लास में सूत्र पढ़ रखा है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और बल कैसी राशि होती है, हम जानते हैं बल एक अदिश राशि होती है कि नहीं होती, होती है। और कार्य हमारी कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है, और बल कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और विस्थापन भी हमारी एक सदिश राशि होती है।
एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन इस हमारी परिभाषा के अनुसार यदि दो सदस्यों का गुणनफल एक अदिश राशि है, सॉरी एक अदिश है, तो इसे हम अदिश गुणन कहते हैं। यानी यहाँ पे पर बल और विस्थापन का जो गुणन है, तो यहाँ पर यह एक अदिश गुणन का एक उदाहरण यानी स्केलर प्रोडक्ट्स का एक उदाहरण होता है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, जहाँ पर कार्य एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि इंटू विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यदि दो सदस्यों का गुणनफल यानी सदिश, दो सदिश कौन से, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश है। तो यहाँ पर दो सदस्यों का गुणनफल एक अदिश, एक क्या हो, अदिश हो, यानी एक अदिश राशि हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन। तो यही एक अदिश गुणन का उदाहरण है। और अदिश गुणन का एक सूत्र होता है, अदिश गुणन का हम और डॉट प्रोडक्ट में हम जब गुणन का गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, इसे हम वेक्टर ए इंटू बी या वेक्टर ए क्रॉस बी नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये हमारा सूत्र होता है अदिश गुणन का। अदिश गुणन को क्या सूत्र होता है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या कहेंगे हम, अदिश गुणन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और इसे हम गुणा क्रॉस या इनटू नहीं पढ़ सकते, इसे हम पढ़ेंगे डॉट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि अदिश गुणन होता है वह गुणन के क्रम में नियम का पालन करता है। जो हमारा अदिश गुणन होता है, यानी ये जो हमारा अदिश गुणन होता है वह क्या होता है, वह हमारे गुणन के क्रम में नियम का पालन करता है। तो चलिए यहाँ पर अपन लोगों ने अदिश गुणन को जान लिया, स्केलर प्रोडक्ट्स को जान लिया, उसकी कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अदिश गुणन में कुछ और तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं कि यदि हमें दो सदस्यों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, यानी अदिश गुणन में हमें इसी दो सदस्यों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करते हैं, लिखते हैं दो सदस्यों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या थीटा ज्ञात करना है, तो सब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, यानी ए बी को हम इसमें भेज देंगे LHS में, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। हमने ए बी को नीचे फेंक दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा कॉस थीटा का मान आ जाएगा, और कॉस थीटा बराबर हम आ जाएगा, तो हम थीटा का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम दो सदस्यों के बीच का कोण भी हम एक नया फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, और ये सूत्र हमने अपने पुराने वाले सूत्र से ही निकाला है। तो इसी प्रकार एक और चीज़ आती है हमारे पास, क्या आती है, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के हो, तो यानी वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी के, यानी जो हमारा थीटा का जो मान है वो क्या है, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 डिग्री है। इसका मतलब है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, तो इसका एक रिलेशन आएगा, क्या आएगा, तो हम पहले जो हमें सूत्र पता है उसको लिखेंगे। क्या है सूत्र, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी तो हमें कुछ पता नहीं है, कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है, तो कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप जानते हैं क्या होता है, 0। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी गुणा 0, तो यहाँ से ए बी में 0 का गुणा करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आएगा वो आएगा 0। अभी हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यानी हमें यहाँ से एक निष्कर्ष मिला कि यदि वेक्टर ए लंब हो वेक्टर बी के, तो हम सीधे कह देंगे जो हमारा अदिश गुणन का मान होगा वह होगा 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा 0। ठीक, आपको ये कंडीशन भी पता चल गई कि यदि
दो सदिश एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं तो हमारा अदिश गुणन का मान क्या था, शून्य। क्या हो जाता है, शून्य। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हो जाता है शून्य। तो हमने दो अन्य चीज़ें भी जो जान ली जो बहुत ही ज़रूरी थी, आपको क्वेश्चनों में भी मिल जाएंगी। तो इसी क्रम में अब अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्या हमारा सदिश गुणन, उसको भी समझ लेते हैं। तो अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अब सदिश गुणन को और बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं सदिश गुणन। तो सदिश गुणन कहता है कि यदि दो सदस्यों को गुणनफल सदस्यों का, यदि दो सदस्यों का गुणनफल एक सदिश हो तो इसे सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि दो सदस्यों का गुणनफल एक सदिश हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सदिश गुणन। और सदिश गुणन का उदाहरण हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे सदिश गुणन को। तो सदिश गुणन का एक उदाहरण लेते हैं, बलागुण। आप लोगों ने बलागुण तो पढ़ा ही होगा। तो बलागुण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दिशा। तो जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि बल भी एक सदिश राशि है और लंबवत दिशा भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर बल क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश है, और लंबवत दिशा भी एक सदिश है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा दोनों सदिशों का जो गुणनफल है वो भी एक सदिश है। और आप जानते हैं कि बलागुण भी एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ भी एक सदिश है। तो इस उदाहरण से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमारा दो सदस्यों का गुणा करने पर एक सदिश प्राप्त होता है। तो ऐसे गुणन को हम क्या कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं। तो यह हमारा एक सदिश गुणन का उदाहरण होता है। और इसका सूत्र हम बता दें आपको, सदिश गुणन बराबर होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन अल्फा एन कैप, जहाँ एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा सूत्र है। और जहाँ पर एन क्या है, जहाँ एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र जाना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसे हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नहीं पढ़ सकते, या इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं पढ़ सकते। इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन अल्फा एन कैप, सॉरी साइन अल्फा नहीं, साइन थीटा, साइन ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एन कैप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर बलागुण एक सदिश राशि थी, जबकि हमने अदिश गुणन में इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वहाँ पर दो सदस्यों का गुणा करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। और अदिश राशि के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वहाँ पर हमने एन कैप का प्रयोग नहीं किया था। और यहाँ पर एन कैप का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर दो सदस्यों का गुणनफल करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है। और आप लोग जानते हैं कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा दोनों को ही आवश्यकता होती है। और एन कैप क्या है, हमारा एक प्रकार का एकांक सदिश है जो हमारी क्या दिशा को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हमने एकांक सदिश में पढ़ाया था कि एकांक सदिश किसी भी परिमाण की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एन कैप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर यह ए बी साइन यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, एन कैप, जहां एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ जान ली हैं। तो यहाँ पर हमने सदिश गुणन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें, तो हमें यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं उनको भी समझ लेते हैं, फिर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ पर एक कंडीशन को जान लेते हैं। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, परस्पर एक दूसरे के समांतर हो
तो सदिश गुणन में हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, चलिए देखते हैं। तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो हमारी जो कंडीशन बनेगी थीटा बराबर हो जाएगा 0, और हमारा जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा बराबर साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो यहाँ पर एक दूसरे के समांतर है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 एन कैप, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है 0, और एन कप का प्रयोग रहने देते हैं तो, और यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0 इंटू एन कैप, और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0। और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि एक कंडीशन निकल के आती है, यानी हमें एक चीज़ पता चलती है कि यदि सदिश गुणन में कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर एक दूसरे के समांतर हों तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है 0, यानी वेक्टर ए यानी सदिश गुणनों इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन का मान होता है 0। कब? जब हमारे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर समांतर होते हैं। चलिए हमने इस चीज़ को भी समझ लिया। अब एक और चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सदिश गुणन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, यानी यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा सदिश गुणन है वह क्रम विनिमय के गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। और दूसरा है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है किसके बराबर, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ठीक, तो ये चीज़ होती है। तीसरी बात आती है कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिमाण होता है वह बराबर होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। तो यहाँ से ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमने बता दिया। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और जिसने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।